आप में से मैथ के कितने हैं? बीएस मैथमेटिक्स के साथ जो है किसी का है कि सारे बायो वाले ही हैं? जी क्लास। सर सर ऑलमोस्ट सारे बायो के ही हैं। अच्छा, सारे मेरी तरह ही हैं, 2 जमा 2 करने के लिए भी कैलकुलेटर निकालते हैं। यस सर। सही हो गया फिर। ओके चलें जी, आज हमने यहीं से स्टार्ट करना है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसको। द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आर क्लोजली रिलेटेड। ये नीचे फार्मूला है आपका, जो सी इज इक्वल टू वी लैम्डा जो है ना, यहाँ से हम इसको फिर ड्राइव करते हैं। द हायर द फ्रीक्वेंसी द शॉर्टर द वेवलेंथ है, यानी कि अगर आपकी वेवलेंथ शॉर्टर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? वेवलेंथ शॉर्टर है तो एनर्जी क्या होगी? सर एनर्जी ज्यादा हाई होगी। एनर्जी लॉन्गर। ज्यादा हो जाए। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी सर ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी ही लॉन्गर होगी यानी कि फ्रीक्वेंसी और आपकी एनर्जी भी एनर्जी ज्यादा के होगी। साथ है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। क्लियर है? बिकॉज ऑल लाइट वेव्स मूव थ्रू अ वैक्यूम एट द सेम स्पीड। The number of wave crest passing by a given point in 1 second depend on the wavelength. That that number also known as the frequency, यानी कि कितने वो आपके क्रस्ट एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर से गुजरते हैं, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा जी? फ्रीक्वेंसी। Okay, that number also known as frequency will be larger for a shorter wavelength for shorter wavelength wave than for a longer wavelength wave. The equation that relate wavelength and frequency ये आपके पास है जी। और for electromagnetic wave C is equal to ये जो है लैम्डा नॉट, यहाँ पे लैम्डा आपका क्या है? वेवलेंथ है। नॉट आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी। और सी क्या है? ये बेसिक आपकी वही है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड बाय द फार्मूला, यही हमने ऊपर पढ़ा है। लैम्डा हमने क्या दिया कि ये वेवलेंथ है, नॉट आपका जो है ना ये फ्रीक्वेंसी, और सी आपकी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁻ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? अब ये नॉट जो है ना ये आपका किसके इक्वल है? एनर्जी ओवर एच। एच क्या आपका जी क्लास? प्लांक्स कांस्टेंट। डेल्टा ई इज द एनर्जी ऑफ द एक्सरे क्वांटा, ये एक्सरे की है, और एच आपका क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट 10। इसकी वैल्यू अब क्या करें, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जो है ना वो आप पुट कर दें। ऐसे ही है, तो यहाँ से आप एनर्जी निकालें, यानी कि ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ से आप क्या कर लें? एनर्जी निकालें, तो ये आपके पास आ जाएगा एच नॉट के इक्वल हो जाएगा। And we see that the energy of the radiation is directly proportional to the frequency and inversely proportional to the wavelength। अगर इसके हम देखते हैं तो किसके है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, किसके है जी? जी इनवर्सली प्रोपोर्शन तो आपका ये आ गया। क्लास आवाज आ रही कि नहीं बेटा? पार्टिसिपेट किया करें जो है ना इसमें लेक्चर के अंदर। यस सर, आ रही है आपके पास। तो साथ साथ बोला भी करें ना, ये नहीं है आप लोग ना बहुत चुप करके बैठ जाते हैं। ओके सर, ओके। हाँ, ख़वातीन आपको भी समझ आ रही है? जी सर। जी तो सर। बेटा बोला करें ना, साथ साथ बोलें, ऐसे ना चुप करके बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया? तो ये क्या है? ये जो आपकी है यहाँ पे, ये आपका क्या है? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ आ गया ना। यस तो सर। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके आगे?
सर वेवलेंथ के आप इसका आंसर बता वेवलेंथ के। और डायरेक्टिव पोर्शन किसके आगे? स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये जो आपकी है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये बाकी मैंने आपको बताया कि ये आपकी जो है ना ये शॉर्टर वेवलेंथ होगी इस तरह, अगर ये डिस्टेंस कम है और ये ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ हो। और इसके अलावा ये नीचे भी स्केल इसका दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे इस तरह का है तो इसके अलावा लो फ्रीक्वेंसी, ये बस यही आपने शॉर्टर वेवलेंथ इस तरह का, लॉन्गर वेवलेंथ आपका ये वाला है। एक्सरे एनर्जी अभी हम इसको देख लेते हैं, पहले तो हमने फार्मूला देख लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्क्राइब एज हैविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी और फोटॉन। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी बाय द फॉलोइंग। ये जो आपका फार्मूला है, यहाँ से आपका नॉट जो है ना C/λ है, ये एनर्जी अभी हमने जो कैलकुलेट की है। और यहाँ से अगर आप निकालें लैम्डा आपका जो एक्सरे का, तो ये आपके आ जाता है किसके इक्वल 10⁻10 के, यानी कि इक्वल किसके है 1 एंगस्ट्रॉम। और ये किसके इक्वल है आपका एनर्जी के ऑलमोस्ट 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ठीक है जी, इज टिपिकली 1 एंगस्ट्रॉम। ये जो अभी हमने ये देखा है कंपेरेबल टू द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ये जो है यहाँ से आप देखें कि एक ये आपकी जो लेयर है ये दूसरे, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके ये इक्वल है। क्लियर है? तो बस ये याद रखें कि आपकी जो एक्सरे है उनकी जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, और उसकी एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। कि ये आपने क्वार्ट्स जो हम कल बात कर रहे थे, क्वार्ट्स, इसकी एग्जांपल हमने आगे करनी है, ये स्ट्रक्चर के साथ करेंगे जहाँ पे मैं इसको आपको बताऊंगा कि जो आपके डिफ्रैक्टोग्राम है ना वो आपका एक फिंगरप्रिंट है, तो वहाँ पे हम ये क्वार्ट्स है, क्रिस्टोबलाइट है और ट्रिटामाइट जो है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, यूनिट सेल क्या होते हैं जी? ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताएं क्या है यूनिट सेल जी क्लास? सर एक क्रिस्टल का जो रिपीटिंग पैटर्न होता है उससे हम यूनिट सेल स्मॉलेस्ट कहते हैं। एंगल्स और रिपीटिंग यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ क्रिस्टल जो है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। ये है ना, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये इसका ये यूनिट सेल है। अब इसको मैं उठा के ये वाला यूनिट सेल जो है ना यहाँ पे ले आता हूँ, तो आप इसको देखें तो ये यहाँ पे ये सारे के सारे इसी तरह के रिपीट हो रहे हैं आपके। अगर ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर वाला देखें ना तो ये सारे रिपीट हो रहे हैं। क्लियर हो गया? और अगर ये सामने से आप देखें तो ये सारे जो है ना वो एक जैसे हैं। मतलब कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो क्रिस्टल का होगा वो आपका क्या कहलाएगा? यूनिट सेल है। ये सर डायग्राम में अगर आप देखें तो इसको उठा के आप यहाँ पे लगाएं तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है ना ये सारा का सारा क्यों ये आपका जो है ना वो यूनिट एक बन गया। अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये आप देखें कि ये एक यूनिट सेल है। अगर इसको यहाँ पे रखूँ तो ये इसका जो है ना वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट आ गया। क्लियर हो गया कि क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। The unit cell contain the maximum symmetry that uniquely define the crystal structure. क्यों? क्योंकि हर एक यूनिट सेल का एक अपना स्पेसिफिक अल्फा बीटा गैमा ABC होता है। The unit cell might contain more than one molecule. अगर हम पीछे देखें ना तो यहाँ पे ये देखें मॉलिक्यूल है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हमने उठा के इसके अंदर आ दिया है। तो मतलब कि ये एक मॉलिक्यूल हो सकता है या ज्यादा भी इस यूनिट सेल के अंदर आपके पास आ सकती हैं। ठीक है, ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, द यूनिट सेल में कंटेन मोर देन वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल द क्वार्ट्ज यूनिट सेल कंटेन 3 कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। द क्रिस्टल सिस्टम डिस्क्राइब द शेप ऑफ द यूनिट सेल। अब जो क्रिस्टल सिस्टम है आपका शेप डिस्क्राइब करता है यूनिट सेल की, और लेटेस्ट पैरामीटर जो है वो क्या करते हैं? साइज ऑफ द यूनिट सेल बताते हैं। द यूनिट सेल रिपीट इन ऑल डायमेंशन टू फिल स्पेस एंड प्रोड्यूस द माइक्रोस्कोपिक ग्रेन और क्रिस्टल ऑफ द मटेरियल। क्लियर हो गया?
तो अब ये क्वेश्चन इस तरह का, अच्छा मेरा जो पेपर होगा ना उसमें मैं एक क्वेश्चन ज्यादातर डालता हूँ जिसके अंदर ना शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लॉन्ग का है ना 12.5 नंबर का 12.5 का क्वेश्चन होता है, तो उसमें मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के भी ऐड करता हूँ। ठीक है, तो विच कंपोनेंट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द यूनिट सेल, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि शेप ऑफ द यूनिट सेल क्या चीज बताती है, क्रिस्टल सिस्टम। और साइज ऑफ द यूनिट सेल को क्या चीज बताती है, ये है लेटेस्ट पैरामीटर। तो लेटेस्ट पैरामीटर क्या कहते हैं, साइज ऑफ द यूनिट सेल, और शेप ऑफ द यूनिट सेल क्या चीज डिस्क्राइब करती है, क्रिस्टल सिस्टम। ये है डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ये आपका जो है ना, ये आप देखें कि ये यहाँ पे क्रिस्टल मॉनिटर होती है, ये वाली जो है यहाँ पे ये डिटेक्टर है, ये एक्सरेज यहाँ पे इसके ऊपर फॉल हो रही है। तो ये सिंगल क्रिस्टल के अंदर ना आपके पास ये वाला सीन होता है कि जो स्क्रीन है ना आपके सिस्टम की, उसके ऊपर ये ब्लैक वाइट स्पॉट जो है ना वो अपीयर होते हैं। ये दरमियान में ये जो पॉइंट है ना, ये वो वाला पॉइंट है जहां से आपकी जो एक्सरेज हैं बिल्कुल सीधी गुजर जाती हैं, डिफ्रैक्ट नहीं होती। ये आपका पाउडर का है। पाउडर में हमारे पास डिबेट शेरर रिंग आती हैं, तो उसकी वजह से ये जो है ना कहीं ब्लैक वाइट है और कहीं पे ब्लैक है, वाइट ब्लैक यहाँ पे ये स्पॉट इस तरह आते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो रिंग आते हैं, डिबेट शेरर रिंग इन्हें हम कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई क्लास? नेक्स्ट स्टेपिंग एक्सरे एनालिसिस। एक्सरे एनालिसिस के लिए क्या है, क्रिस्टल चॉइस एंड सैंपल प्रिपरेशन है। ये हम खुद करते हैं कि माइक्रोस्कोप हमारे पास होती है, उसके नीचे हम जो है ना वो सैंपल रखते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करके हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है, सैंपल के अंदर कोई क्रिस्टल डिफेक्ट तो नहीं है, किसी साइड से उसका कोई पैरामीटर तो वो टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, एक डिफाइन और रिफाइन क्रिस्टल जो है वो हम उसके अंदर से उठाते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे से। स्पेस ग्रुप डिटर्मिनेशन एंड डाटा कलेक्शन, ये हमारे पास डिफ्रैक्टोमीटर जो है ना ये करता है, ये सिस्टम के अंदर। देन आपका जो है इमेज रिकम्बिनेशन, ये सिस्टम और मैन दोनों यानी कि जो एक्सपर्ट है और वो सिस्टम पे जाके करता है। ये पॉसिबल होता है जब आपके पास जो रिफाइनमेंट के मेथड होते हैं वो हों। मैं आपको ना एंड पे एक सॉफ्टवेयर जो है ना ये इनसाइफर सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर HTML फाइल जो है ना वो रन करके बताऊंगा कि ये किस तरह हम उस पर वर्किंग करते हैं। देन आपका आ जाता है स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट, तो ये फर्दर आपका कंप्यूटर पे लास्ट जाके करते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ये आपके स्टेप हैं से एक्सरे एनालिसिस के अंदर। देन आपका प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल वही है जो अभी हमने पढ़ा है, एक्सरे आर पास थ्रू अ क्रिस्टल मटेरियल एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड द पैटर्न प्रोड्यूस गिव इंफॉर्मेशन ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द यूनिट सेल। ये हमने बता दिया है कि क्रिस्टल सिस्टम है और क्रिस्टल पैरामीटर जो हैं ये चीजें हमें बताते हैं। X-rays passing through a crystal will be bent at various angle. This process is called diffraction. कि जहाँ पे आपका वो डिफ्रैक्शन है ना, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एंगल पे वो डिफ्रैक्ट होती जाएंगी, लेकिन हमारा डिटेक्टर जो है वो वही वाली जो डिफ्रैक्टेड रेज जो वो नोट करेगा जो अकॉर्डिंग टू ब्रैग लॉ होंगी। The X-ray interact with electron in matter are scattered by the electron cloud of the atom। जाहिर है कि वो उसके अंदर तो नहीं जाके न्यूक्लियस के साथ तो नहीं हो रही, बाहर जो उसका क्लाउड है उसी के साथ इंटरेक्ट करके वो डिफ्रैक्ट होती जाएंगी। The angle at which X-rays are diffracted depend on the distance between adjacent layer of atom or ion। मीन जो उसका डिस्टेंस d जो है, X-rays that hit adjacent layer can add their energies constructively when they are in phase। होता ही यही है कि जब वो इन फेज होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब कि उन्होंने ब्रैग लॉ को ओबे कर लिया और वो एक ही फेज के अंदर आ गई।
दिस प्रोड्यूसेस डार्क डॉट ऑन आर डिटेक्टर प्लेट। वो जो पीछे हमने मैं अभी आपको दिखाया है कि वो डार्क ब्लैक डार्क वाइट जो है, या ब्लैक वाइट जो है ना, वो स्पॉट आपके पास आ रहे हैं प्लेट के ऊपर जो है। ये देखें कि ये एक छोटा सा सेटअप दिखाया गया है आपका। यहाँ पे ये आपकी एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से आपकी एक्सरेज आ रही हैं, ये आपके आगे स्क्रीन होती है यहाँ से। इसका मतलब ये होता है कि वो स्पेसिफिक जो है ना, वो आपकी यहाँ से रेज गुजरे। आगे आपका सैंपल है, ठीक है। ये स्लिट वगैरह यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ये स्लिट होती हैं। तो ये सैंपल के ऊपर आती हैं और यहाँ से डिफ्रैक्ट होने के बाद आगे डिटेक्टर उनको नोट करता है और ये इस तरह आपके पास प्लेट के ऊपर या उसके ऊपर आ जाती हैं, आपका जो सिस्टम है उस पर। ठीक हो गया। ये दरमियान में वो होगी बिल्कुल जो इंसिडेंट बीम है जो डिफ्रैक्ट नहीं हो रही, ठीक है। ये वाली डिफ्रैक्टेड होंगी, ये एक्सरे डिटेक्टर है आपका। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई क्लास? जी तो सर। ये आपका सिस्टम सिंपल सा दिखाया हुआ है कि ये आपका सिंगल क्रिस्टल है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन सिस्टम होता है जहाँ पे हमारे पास इस तरह जो है ना वो डिब्बे रिंग आ जाते हैं। Diffraction is the interference between waves that occur as a result of an object in their path. X-rays are scattered elastically with no change in energy. ये वो जस्ट उन्होंने टकराना है और वो डिफ्रैक्ट हो गई by the electron in atom, and diffraction can occur for a periodic ray of scattering center separated by distance similar to the wavelength of the radiation about 10 picometers such as exists in a crystal. If we think of scattering as equivalent to reflection from two adjacent parallel plane of atoms separated by a distance d, then the angle at which constructive interference occur, ये हमने कल भी आपको वो बताया था कि अगर वो डिटेक्टर आपका नोट नहीं ना कर रहा, आप एक्सरेज उसके ऊपर डाल रहे हैं, आपका जो क्रिस्टल है उसके ऊपर आप एक्सरेज डाल रहे हैं, लेकिन आपका जो डिटेक्टर रीड नहीं कर रहा, डाटा उस आपके पास नहीं आ रहा, तो फिर क्या है कि आप उसका एंगल चेंज करें। जो क्रिस्टल के ऊपर आपकी एक्सरेज आ रही हैं उसका एंगल चेंज करें ताकि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ठीक हो गया। then the angle at which constructive interference occur between layers of waves of wavelength is given by Bragg equation, यानी कि आपने वो एंगल चेंज करना है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वो ब्रैग लॉ के अकॉर्डिंग होगा। ये आपकी जो है ब्रैग इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n आपका जो है ये एक इंटीगर है, क्लियर है, कोई भी नंबर आपका हो सकता है। ये आपका ये जो लेयर्स ऑफ एटम है ये ग्रीन वाले, क्लियर हो गया। और ये जो ये भी लेयर ऑफ एटम है, ये इनका डिस्टेंस आपस में ये d है। यहाँ से ये रे आई और ये डिफ्रैक्ट होगी, यहाँ से ये आई तो ये डिफ्रैक्ट होगी, क्लियर हो गया। n आपका पॉजिटिव इंटीगर है 1 2 3 ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन। लैम्डा आपका है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज नैनोमीटर के अंदर, d डिस्टेंस है लेटेस की लेयर्स में या क्रिस्टल के एटम जो लेयर ऑफ एटम्स है उनके दरमियान में। थीटा जो है वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इक्वल द एंगल ऑफ द स्कैटरिंग या डिफ्रैक्शन एंगल, के किस एंगल से आया और किस एंगल से वो डिफ्रैक्ट हुआ, ये थीटा आपका आ जाएगा। lambda is not changed, and if d is changed by compressional stress or tensile stress, theta will be changed. अंडरस्टूड है कि जब आपका d चेंज होगा तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में प्रॉब्लम, तो आपने एंगल भी चेंज करना है। व्हेन द टोटल पाथ डिफरेंस कितना 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा डिफ्रैक्शन अकर, इस बात का मतलब ये है कि जब आपका n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा होगा तो आपका डिफ्रैक्शन जो है वो होगा, मीन जो डिटेक्टर है वो आपका रेस को नोट करेगा। Thus an X-ray beam pinning on a crystalline compound with an ordered ray of atom will produce a set of diffraction maxima termed a diffraction pattern, with each maximum reflection occurring at an angle theta corresponding to a different separation of planes of atom d in the crystal. An atom or an
scattered X-ray in proportion to the number of electrons it possesses, and the intensity of the measured diffraction maxima are proportional to the square of that number. ठीक हो गया. Thus the diffraction pattern produced is characteristic of the position that and types in terms of their number of electron of atom present in the crystalline compound and the measurement of X-ray diffraction angle and the intensity provided structural information. ये जो चीज़ है ना, thus the diffraction pattern produce कि जो आपके पास पैटर्न जो आ रहा है, यानी कि जो आपकी HTML फाइल आपके पास आ रही है, जिसके ऊपर आपके वो जो डिटेक्टर के ऊपर जो आपके ब्लैक वाइट स्पॉट आ रही है, पोजीशन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पोजीशन एंड टाइप, ठीक है, ऑफ एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइन कंपाउंड. क्लियर है? उसके लिए हैं कि ये इज अ करेक्टरिस्टिक, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आपका प्रोड्यूस हुआ है वो करेक्टरिस्टिक है किसकी? पोजीशन और टाइप ऑफ एटम जो उस क्रिस्टलाइन कंपाउंड के अंदर हैं. एंड द मेजरमेंट ऑफ द एक्सरे डिफ्रैक्शन एंगल, जो आपका एंगल है, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन एंगल है, एंड इंटेंसिटी जो है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एंड एंगल जो है, जो आपका है उसके अंदर मेजरमेंट आप उसकी करेंगे तो वो आपको क्या चीज़ दे देगा? स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन. अब आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर आपका कोई भी कंपाउंड है तो उसके अंदर आपके एटम्स जो है ना, इनका आप जब ये सिंगल क्रिस्टल एक्सरे करते हैं तो इसके अंदर ना हर एक एटम के डिफरेंट कलर हैं, तो वो कलर से बता देता है कि ये इसका है, ये वाला एटम है या ये वाला एटम है. क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन आपकी क्या आ जाती है इसके अंदर कि यूनिट सेल हम डिफाइन कर लेते हैं. जब हम यूनिट सेल डिफाइन करते हैं तो उसके बाद आपका सिस्टम जो है, जो सॉफ्टवेयर है, उसी के अंदर ही आपकी ऑप्शन होती है कि इसका जो है वो लेटेस्ट डिफाइन करो. वो लेटेस्ट आ जाता है, फिर उसकी एडजस्टमेंट हम खुद कर लेते हैं. तो यूनिट सेल डिफाइन हो गया और साथ में उसका क्या आपने कर लिया? लेटेस्ट डिफाइन कर लिया, यानी कि स्ट्रक्चर आपने उसकी डिफाइन कर ली. तो ये था आपका लास्ट लेक्चर के साथ. इसको मैं अभी ना यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ.